बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज डाइजेशन इन मैन। तो आज के इस सेशन में हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और साथ इसके डाइजेशन इन ओरल कैविटी का आगाज करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें जब भी आप ये टॉपिक याद रखें तो मैं एक सीक्वेंस आपको बताने लगा हूं अभी, जो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको फॉलो जरूर कर लिया जाए, क्योंकि नॉर्मली इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखने के लिए आपके ज़हन में कुछ मेन पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, और ये जो सीक्वेंस अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी मेंशन करूंगा, अगर आप इसको ज़हन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में से कोई भी पोर्शन अगर आपको याद रखने की जरूरत पेश आए तो होपफुली बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए फॉलो करते जाइएगा और साथ साथ लिखते जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will write all of the components of digestive system, but the thing will start with food. अब देखें, अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं और फिर अपनी बात करने लगे डाइजेशन इन ह्यूमंस और डाइजेशन इन मैन, तो इसका मतलब यह है कि कौन कौन सी खुराक है जो बुनियादी तौर पे हम लोग खा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत है और हम उनको इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, बीइंग होलोजोइक फीडर्स। तो ये चीजें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ चलेंगे। नाउ, इन द फूड we are taking in carbohydrates, we are taking in proteins, we are taking in lipids or fats and nucleic acids as well. Alright, अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हम खाते हैं, जितनी भी मीठी चीजें आप खा रहे हैं, शुगर्स हैं या इसी तरह आटा है या इवन के कॉर्नफ्लोर वगैरह या फ्लेक्स वगैरह और सीरियल्स वगैरह, इनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। फिर नंबर 2, प्रोटीन्स, जितनी भी टाइप का फ्लैश, मीट, गोश्त आप लोग खा रहे हैं, बेशक वो व्हाइट मीट है जैसे चिकन और मछली या वो रेड मीट है जैसे कि बड़े जानवर। ऑलराइट, और फिर मटन, बकरे वगैरह जिनमें हम शामिल कर सकते हैं। अब ये सब के सब दे आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। इनके अलावा जो पोल्ट्री वगैरह यानी कि चिकन अगेन आ रहा है इसमें, और अंडे हम शामिल कर रहे हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और दही, इनके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो दो सोर्सेज हैं। द थर्ड वन दैट आर लिपिड्स एंड फैट्स। चिकनाइयां जितनी भी इकसाम की आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो चीज की फॉर्म में है, बटर की फॉर्म में है, देसी घी की फॉर्म में है, बनस्पति घी की फॉर्म में है या वेजिटेबल ऑयल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। दे आर ऑल लिपिड्स। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि वेयर आर द न्यूक्लिक एसिड्स, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये कहां पे हम इनटेक कर रहे हैं। तो याद रखिए, कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज ऑफ फूड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कि डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स आ गए जो सबसे पहले हमने अपनी खुराक में शामिल करने हैं। फिर उसके बाद और किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है? दे आर मिनरल्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स। ऑलराइट, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो डायरेक्टली हम इस तरह से नहीं खाते कि मैं मिनरल खा रहा हूं या मैं डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रोलाइट खा रहा हूं, बल्कि ये जो खुराक हम खा रहे होते हैं उसमें ये पहले से शामिल होते हैं और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन एलिमेंट्स के और इन कंपोनेंट्स के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, विटामिन्स वगैरह और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी मौजूदगी के बगैर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so these are the different types of food or nutrients that we are taking in as food. Okay, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
जी स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले नंबर पे मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो कर रहे हैं, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से भी अगर हम बात करेंगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे खुराक को निगलने का अमल, दैट इज नोन एज इंजेशन, ऑलराइट। फिर उसके बाद उसको हजम करने का अमल शुरू हो जाएगा, जिसमें क्या किया जाता है, बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, दांतों से पीसना और चबा के खा जाना, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। और इस लिहाज से ये याद रखिएगा कि जितना ज्यादा खुराक को चबा के खाया जाए, एक तो उसमें हाइड्रोलेजेस वगैरह और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, और बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि खुराक को जितने छोटे जर्रात में कन्वर्ट करेंगे उनका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, एंजाइम्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और वो खुराक आपको उतनी ज्यादा तवानाई फराहम कर सकेगी। ऑलराइट, पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज है केमिकल डाइजेशन। ओके, केमिकल डाइजेशन इज द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बाज़ औक़ात हम इस चीज पे गौर करते हैं कि अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो फौरी तौर पे मैदे के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं, और उन सब तब्दीलियों में से एक बहुत अहम और बहुत प्रोमिनेंट किस्म की चेंज वो क्या है कि गैस्ट्रिक जूस का रिलीज होना, और उसके अंदर एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद थर्ड फेज, दिस इज डाइजेशन। ओके, थर्ड फेज क्या है, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का, कि जो खुराक के अज्जा जिनकी बॉडी को जरूरत है वो खून में शामिल हो जाएं और एक एक डेस्टिन्ड सेल तक पहुंच जाएं। फिर आगे क्या किया जाएगा, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको तो आगे भेज दिया जाएगा टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसको वहां पे कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाएगा, एट द एंड उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑलराइट, तो एक तो ये हो गई पहली बात। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, जो चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन तक, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना भी जरूरी है। ब्लड स्ट्रीम और ब्लड सर्कुलेशन ये सारी की सारी मदद कर रही है न्यूट्रिएंट्स को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर आप प्रोटीन्स खा रहे हैं तो उनको तोड़ दिया जाएगा इनटू अमीनो एसिड्स, और वो अमीनो एसिड्स आपके मसल्स में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने कोई कैल्शियम भरी खुराक खाई हुई है तो वो आपकी हड्डियों और आपके दांतों में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर लिपिड्स और फैट्स जरूरत से ज्यादा खा लिए जाएं तो वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और मोटापे का बायस बन सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स जब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं या तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अनडाइजेस्टेड फूड जब रेक्टम से बाहर निकाला जाएगा तो उस अमल को हम कहेंगे इजेशन। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम मेन कंपोनेंट्स की तरफ। द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस विद द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। ओके, ये मुंह वाला हिस्सा जो है हमारा। अब ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं याद रखिएगा आप भी। नंबर 1 टीथ, ऑलराइट। नंबर 2 चीक्स, ये जो गाल हैं साइडों पे इनकी इनर वॉल्स। नंबर 3 दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स। And number 4 is tongue. Number 5 palate. Alright students, ये सब चीजें हमारे मुंह का हिस्सा हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। द फर्स्ट वन टीथ, खाने को चबाने के लिए। फिर उसके बाद चीक्स, ये जो वॉल्स हैं साइड पे स्मूथ एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल है। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा रिलीज करवाते हैं हमारे मुंह के अंदर। जैसे ही कोई आपकी मनपसंद खुराक आपके सामने आती है या समटाइम्स उसका जिक्र भी किया जाता है तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये जो पानी आ रहा है दैट इज ड्यू टू सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर उसके बाद टंग, जुबान है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि खुराक को उठा के दांतों के नीचे आगे पीछे फेंक रही होती है ताकि आप अच्छी तरह से इसको मिक्स अप कर दें सलाइवा के साथ और खुराक को मुकम्मल तौर पे हजम करने के काबिल हो सकें। फिर उसके बाद पैलेट, तालू जिसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं। अगला हिस्सा मुंह का जो छत है, ऊपर वाला पोर्शन, उसका जो फ्रंट पार्ट है
दैट इज नोन एज बोनी पैलेट और हार्ड पैलेट, सख्त होता है, हड्डी पे मुश्तमिल होता है। अगर आपकी जुबान टच कर सकती है छत को तो टच करें, आपको सेंटर में एक लाइन फील होना शुरू हो जाएगी, ये वो हड्डी का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं बोनी पैलेट। फिर उसी का बैक साइड वाला पोर्शन जिसकी एक एक्सटेंशन आपके गले में लटकती हुई भी नजर आती है, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। ओके, मस्कुलर पार्ट है और उसकी वो एक्सटेंशन जो आपको गले में यूं लटकती हुई फील हो रही है, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट्स कव्वा कह देते हैं कि ये गले के अंदर लटक रहा है, दैट इज नोन एज अव्यूला। ओके, दैट इज अ मस्कुलर पार्ट। इसका क्या फंक्शन है ये हम आगे फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। देन इज द सेकेंड पार्ट, अगर इसको फर्दर हम आगे लेके चलें तो फेरिंक्स का जिक्र जरूर करेंगे। फेरिंक्स क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये एक ऐसी जॉइंट ओपनिंग है जो नेजल कैविटीज की तरफ से आती हुई नालियों के लिए भी ओपनिंग है और साथ ही साथ खुराक को निगलने के लिए जो बक्कल कैविटी के एंड पे एक होल, एक ओपनिंग नजर आ रही है, दैट इज फेरिंक्स। ऑलराइट, फिर फेरिंक्स के बाद स्टूडेंट्स आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एसोफेगस। ऑलराइट, एसोफेगस को कुछ किताबों में ओ ई के साथ लिखा जाता है और कुछ किताबों में खाली ई के साथ लिखा जाता है। आप याद रखिएगा कि ये खुराक की नाली है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को बक्कल कैविटी से उठाना और उसके बाद आगे स्टमक के अंदर पहुंचा देना, ये इसका काम है। ऑलराइट, फिर एसोफेगस के बाद स्टूडेंट्स स्टमक, मैदे वाला हिस्सा, ऑलराइट, जिसको हम मैदा बोलते हैं, इसके अंदर मेनली प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और इसके अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ऐड की जाती हैं। देन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। जी स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स एंड दैट आर duodenum, ileum, duodenum, jejunum and ileum. All right, these are the 3 different regions of the small intestine. फिर इसके बाद large intestine को further differentiate किया जा रहा है into different regions that are ascending colon, transverse colon and descending colon. All right, फिर उसके बाद students further into cecum and rectum as well. और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाएगा ऑफ द ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट इज एनस। ऑलराइट, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके कहीं हम इस काबिल होते हैं कि इस खुराक को हजम कर सकें और उसमें से अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट्स निकाल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को या अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर खारिज कर सकें। ऑलराइट, अब इन कंपोनेंट्स में से याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक तरफ तो ओपनिंग है दैट इज ओरल ओपनिंग और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एब ओरल ओपनिंग या ऑपोजिट एंड पे एनस मौजूद है। तो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम और बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन डाइजेशन का अमल हम कुछ ग्लैंड्स के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। और वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं इनको हम यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर देते हैं। They are salivary glands, all right, then is liver and pancreas. all right students, फिर एक और स्ट्रक्चर जिसका सिर्फ मैं नाम यहां पे मेंशन कर रहा हूं फिलहाल, there is appendix. all right, appendix का भी एक इन्फेक्शन है, there is appendicitis. इसकी डिटेल्स हम देखेंगे ऑनवर्ड आने वाले सेशंस में। तो ये सब के सब कंपोनेंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा। दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कहां पे मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं, इनकी तफसीलात हम अगले सेशन में देखेंगे।